मैं मोहम्मद तौकीर उस्मानी, भूतपूर्व वायु सैनिक। पिछले कई सालों से मैं तालीमी तहरीक चला रहा हूँ और एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। साथ ही एक फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जिससे बच्चों को 1 साल की ट्रेनिंग दिलाकर प्लेसमेंट की कोशिश करता हूँ। आपकी नज़र में कोरोना वायरस क्या है? देखिए, अगर हमें मेडिकल स्कैम के बारे में जानकारी हो और उसकी हिस्ट्री अगर सामने रखते हैं तो कोरोना वायरस शुरू से ही बहुत बड़ी साजिश समझ में आ रही है। लेकिन चूंकि हमें भूलने की बहुत आदत है, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उससे पहले H1N1, हेपेटाइटिस बी का मामला। हेपेटाइटिस बी का ऐसा घोटाला हुआ था कि उसको बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा था। उसके अलावा फार्मा कंपनी की तरह तरह की बदमाशी चलती रहती है शुरू से ही। और कोरोना वायरस भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इंटरनेशनल लेवल का षड्यंत्र है। इसको देखा जाए तो इसके जरिए से पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की तैयारी है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये साजिश है तो फिर सारी दुनिया के लोग खामोश क्यों हैं? हमारे मुल्क के सारे लोग खामोश हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इलेक्शन के दौरान देखते हैं, भीड़ को देखते हैं, या फिर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे 5 महीने से करोड़ों किसान आंदोलन में मौजूद सभी लोग एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उसको देखते हैं तो बीमारी तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर बीमारी होती तो सबकी मौत हो जानी थी। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखते हैं, अगर ये बीमारी नहीं है, साजिश है, तो हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, सब खामोश क्यों हैं? सब कोरोना कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार झूठी कोरोना महामारी लाई है तो बाकी पार्टी भी तो है ना, कांग्रेस भी है, CPM CPI है, वो लोग खामोश क्यों हैं? और बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, तो वो लोग खामोश क्यों हैं? ये जहन में जो सवाल पैदा होता है तो जहन हमारा पेंडुलम तरह डोलता रहता है, दाएं बाएं बाएं दाएं। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा गहराई से मुताला करना पड़ेगा। अगर हम यहूदियों की हिस्ट्री जानते हैं और उसकी साइज को समझते हैं तो फिर इसे समझना बहुत आसान होगा। 1776 में यहूदी लॉबी ने एक नारा दिया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई वैश्विक व्यवस्था। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत पूरी तैयारी तब से चल रही है पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की। उन्हीं के जरिए से बैंकिंग सिस्टम कायम हुआ। बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया में यहूदी कंट्रोल है। और रॉथस्चाइल्ड का नाम सुना होगा आपने, रॉथस्चाइल्ड फैमिली है यहूदियों की, जो 250 साल पुरानी फैमिली है। दुनिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम पे उन्हीं का कंट्रोल है। उसके अलावा एक रॉकफेलर फैमिली है यहूदियों की, उसका कंट्रोल बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी बिजनेस पे है और फार्मा कंपनी पे। ये दोनों 250 साल पुरानी फैमिली यहूदियों की ये पूरी दुनिया में छाई हुई है और उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के जरिए से पूरी दुनिया को अभी कंट्रोल कर चुका है। उन्हीं को तैयार किया हुआ सारा मीडिया है। मीडिया को फंडिंग करते हैं, बड़े बड़े मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया जो काम करती है उसको फंडिंग भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। उन्हीं का तैयार किया हुआ है क्रिकेट क्लब, उन्हीं का तैयार किया हुआ है बॉलीवुड, और उन्हीं का तैयार किया हुआ है आपका WHO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दिखाने के लिए है, WHO सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को देखो हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि उसका कंट्रोल उसी लॉबी का है। उसका सबूत आपको इराक वार में पता चलेगा। इराक वार में अगर देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो इराक वार में क्या हुआ था, कई साइंटिस्ट ने अपोज किया था कि वहां पर कोई केमिकल वेपन नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपोज किया था, वहां के कुछ मेंबरान ने, कि वहां कोई केमिकल वेपन नहीं है, किस आधार पर वार करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने कहा था कि आप जाएं और खुद चेक करके बताएं। गया, पूरी टीम गई वहां चेक करने और रिपोर्ट दिया कि वहां कोई केमिकल वेपन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपना रिपोर्ट अपने पास रखो और हमने जो फैसला किया उस पर अमल करना है। और वही हुआ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई बात नहीं मानी गई और आखिरकार हमला हुआ और इराक तबाह हुआ। इराक तबाही की वजह क्या थी वो भी थोड़ा जानना जरूरी है। क्यों तबाह किया गया?
इराक एक वाहिद कंट्री था जो इस साजिश को समझ रहा था। साजिश क्या था? पूरी दुनिया के सोने को डॉलर में कन्वर्ट करना और अपना पूरी दुनिया के सोने को अपने कंट्रोल में लेना, यानी कि डॉलर से कारोबार शुरू करना। पहले सोने से कारोबार चलता था। उससे पहले वो जाए हिटलर के दौर में भी उन्होंने यहूदियों की साजिश का पर्दाफाश किया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर में चुन चुन के यहूदियों का सफाया किया था। अब इराक वार के बाद लीबिया वार जो हुआ, लीबिया कर्नल गद्दाफी को जो खात्मा किया गया, उसका वही मसला था। वो भी चाह रहे थे कि हम डॉलर से पेट्रोल नहीं बेचेंगे, हम सोने से ही पेट्रोल बेचेंगे। उनकी बात भी नहीं मानी गई और लास्ट में उसको खत्म कर दिया गया। इस तरह से दुनिया की सारी दौलत डॉलर्स के बदले में उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। मीडिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, क्रिकेट क्लब, बॉलीवुड, ये सब कंट्रोल कर चुके हैं 250 साल पुराना सिस्टम के तहत। और अब जो है, अच्छा, उनकी एक सीक्रेट सोसाइटी भी है, सीक्रेट सोसाइटी जिसको इल्यूमिनाती बोलते हैं, फ्रीमेसन बोलते हैं। उसके जरिए से वो बड़े बड़े लोगों को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, किसी संस्था के हेड को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को मेंबर बनाते हैं, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बनाते हैं। और सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बनाने के बाद उसको टास्क दिया जाता है, सबको अलग अलग। और जो टास्क एक मेंबर को दिया जाता है, दूसरे मेंबर को उसके बारे में पता नहीं होता है क्या टास्क मिला है, और दूसरे मेंबर को जो टास्क मिलता है उसके दूसरे मेंबर को नहीं पता रहता है। और अगर उन लोगों को पता भी चल जाए किसी जमाने के बाद, तो इस वक्त पता चलता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता है, उनके गुलाम हो चुका होता है। तो फ्री मेसन और इल्यूमिनाती के जरिए से मेंबर बनाते हैं और दुनिया के और देश के लोगों को कंट्रोल करते हैं इसके जरिए से पूरे तौर पर। सऊदी अरब की जहां तक बात है, अच्छा, इस साजिश को कामयाब बनाने में 2 कंट्री का बहुत बड़ा रोल है, एक सऊदी अरब का और इंडिया का। सऊदी अरब की जहां तक बात है, वहां से पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया हज और उम्रा बंद करके। देखो, मुसलमानों की बहुत बड़ी इबादत गाहें, मरकज, हरमैन शरीफैन बंद है, लॉकडाउन है, इसलिए कि वाकई बीमारी है, महामारी है, वरना लाखों की तादाद में जमा होने वाले हज और उम्रा में उस पर पाबंदी नहीं लगती। चूंकि हज और उम्रा बंद है, चूंकि बीमारी है, इसलिए हज और उम्रा बंद है। यह मैसेज पूरी दुनिया को दिया गया और इससे लोगों के दिमाग में बैठाया गया, गैर मुस्लिमों में भी और मुसलमानों में भी, कि वाकई महामारी है, वरना मुसलमानों के एक अजीम मरकज जो सालाना भीड़ होती थी हज में या उम्रा में, सालों में भीड़ होती थी, वो आज भीड़ बंद है। अच्छा, सऊदी अरब को जो कंट्रोल किया गया, वहां तो पूरे तौर पर गुलाम बन चुका है एक जमाने पहले से। वहां की पुलिस भी यहूदी लॉबी कंट्रोल में है। हम यहूदी लॉबी नहीं बोल सकते, इसको शैतानी लॉबी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहूदी अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं सारे यहूदी खराब हैं। अक्सरियत यहूदियों की है जो वो रॉकफेलर रॉथशाइल्ड नाम लिया फैमिली का, वो यहूदी अकीदे के हैं, इसलिए यहूदी बोला जाता है, वरना इसको शैतानी लॉबी बोल सकते हैं। शैतानी लॉबी ने सऊदी अरब में अपना पुलिस और मिलिट्री का जाल बिछा करके, उसका कंट्रोल करके, और मल्टीनेशनल कंपनी का जाल बिछा करके, सारा टेक्निकल सपोर्ट अपने कब्जे में लेकर के, और यहां तक कि मुझे पता है, मेरी जानकारी में है कि वहां के जो हज उम्रा करने जाते हैं आब जमजम निकालने वाली कंपनी, वो कंपनी भी यहूदियों के कंट्रोल में है, शैतानी लॉबी कंट्रोल में। तो सऊदी अरब को पहले से गुलाम बना चुके हैं। और जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया की अगर हम बात करें, यहां पर 25 साल से कोशिश हो रही है इसको गुलाम बनाने की। हमारा देश भी गुलाम हो चुका है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारा देश ऑलरेडी गुलाम है। अगर ये कहा जाए कि हमारा देश आजाद हुआ ही नहीं, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर खुल्लम खुल्ला तौर पर देखा जाए, 25 साल पहले से कोशिश हो रही थी पूरे तौर पर गुलाम बनाने की, और अभी 2006 से पूरे तौर पर गुलाम हो चुका है। मैं 2006 कर रहा हूं, आपको पता होगा 2006 में किसकी सरकार थी। 2006 में भारत के अंदर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। उस प्लेटफॉर्म का नाम है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वो प्लेटफॉर्म बिल गेट्स का है। बिल गेट्स ने यहां तैयार किया प्लेटफॉर्म भारत के अंदर, और उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में उस वक्त की सरकार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के साथ साथ गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट किया, शीला दीक्षित दिल्ली के सीएम ने सपोर्ट की, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम ने सपोर्ट किया, उसके अलावा वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम ने सपोर्ट किया। 4 स्टेट के मुख्यमंत्री ने फौरन सपोर्ट किया और सारा पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया। और मीडिएटर का जो काम किया है इस प्लेटफॉर्म बनाने में, सारे बिलियनियर्स बिजनेसमैन, हमें मीडिया में दिखाया जाता है अडानी और अंबानी के बारे में। मैं समझता हूं ये भी एक धोखा है। सच्चाई ये है कि भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल बिलियनियर्स बिजनेसमैन, सारे
इसके देश के लिए विदेशी एजेंट का काम करते हैं। जैसे टाटा, अंबानी, विप्रो, सिप्ला, साइरस पूनावाला जो वैक्सीन माफिया है, सब हमारे देश के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं। और सारा मल्टीनेशनल कंपनी के जो मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देकर उसको कंट्रोल किए हुए हैं। और आपको पता होगा एक कानून बना है भारत के अंदर, आरटीआई के दायरे से बाहर है पॉलिटिकल पार्टी की चंदा, और इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है बिलियनर्स बिजनेसमैन को और शैतानी लॉबी को। तो इस तरह से हमारे भारत के अंदर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और वो ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे, ये पार्लियामेंट अगर हमारा देश का है तो इसके ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यानी कि ये पार्लियामेंट कोई फैसला करता है, वही करता है जो ये फैसला करता है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जबकि ये गैरकानूनी संस्था है, गैरकानूनी। भारत सरकार के अंदर आरटीआई डाला गया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बारे में, क्या चीज है, कैसे है, क्यों है, तो कोई जवाब नहीं मिलता इसका, आरटीआई को जवाब नहीं मिलता है। लेकिन पीएचएफआई के जरिए से फैसला हुआ आधार कार्ड का प्रोग्राम, पीएचएफआई के जरिए से फैसला हुआ आपका डिजिटल करेंसी, पीएचएफआई फैसला कर रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, H1N1 घोटाला हुआ, वहीं से प्रोग्राम शुरू हुआ था। यहां तक कि 2017 तक पीएचएफआई के जरिए से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था पूरे कंट्री में। नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया कि वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पीएचएफआई से हटा करके भारत सरकार के अंदर डाला गया कि भारत सरकार उसको कंट्रोल करेगी। इससे ज्यादा वो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाया। यानी कि वो पीएचएफआई आज तक हमारे देश पर हावी है, और नोटबंदी का प्रोग्राम और आपका ये कोरोना वायरस कंस्पिरेसी जो अभी साल भर से हम लोग झेल रहे हैं, ये भी वहीं से फैसला हुआ। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए कृषि कानून भी पीएचएफआई का फैसला है। यानी कि ये कहा जाए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिस तरह से कोरोना वायरस हिस्सा बना हुआ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कामयाब बनाने में कोरोना वायरस कंस्पिरेसी काम कर रहा है, उसी तरीके से कृषि कानून भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। अब कृषि कानून समझना है कि क्या चीज है, कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। कृषि कानून सिर्फ ये किसानों के लिए परेशानी नहीं है, इसमें कालाबाजारी को खुल्लम खुल्ला छूट मिल गई है। कालाबाजारी यानी कि पहले लिमिटेशन था कि कितना दिन तक किसी सामान को स्टोर करेंगे और कितना अमाउंट तक, कितना कैपेसिटी खरीदेंगे, कितना कैपेसिटी स्टोर करेंगे, कितना दिन करेंगे, वो लिमिट था। वो लिमिट खत्म हो गया। यानी कि कितना दिन तक स्टोर कर सकते, वो लिमिट खत्म हो गया। जो 3 महीने के लिए था या पार्टिकुलर 6 महीने के लिए था, आज वो 6 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल के लिए हो गया। और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे स्टोर तैयार हुए हैं कि आप एक प्याज को, टमाटर को भी कई साल तक स्टोर कर सकते हैं। गेहूं, चावल, गल्ला तो छोड़ दीजिए आप, तो कितना साल के लिए स्टोर करेंगे वो कहना मुश्किल है। वो उसकी टेक्नोलॉजी स्टोर वाली, हाई टेक्नोलॉजी वाली स्टोर बता सकती है, लेकिन अनलिमिटेड है, यानी कि फ्री कर दिया गया। इससे क्या होगा, अब सारा गल्ला किसान से खरीद के अगर स्टोर कर दिया जाए और मार्केट में सप्लाई बंद कर दिया जाए, आप मार्केट में गल्ला का डिमांड करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। वहां मुंहमांगी रकम तय किया जाएगा। जहां 100 रुपए किलो बिकता है वहां 500 बोलेंगे। आप मजबूर है लेने के लिए, 1000 भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे हो सकता है कि कल आपका सारा पैसा खत्म हो जाए, भूखमरी का शिकार हो जाए। इस तरह से गुलाम बनाने की साजिश है कालाबाजारी होकर के। ये जो कृषि कानून है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए आम जनता को, तो किसान से ज्यादा आम जनता भूचाल आ जाएगा। लेकिन जनता समझ नहीं रही है अभी तक। ये समझ रहा है किसान का प्रॉब्लम है, ये किसान का प्रॉब्लम नहीं है, ये उससे बड़ा प्रॉब्लम आम जनता के लिए है। तो कृषि कानून का कनेक्शन वैसे ही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, जैसे कोरोना वायरस का है। अच्छा, कोरोना वायरस क्या है, मैं थोड़ा सा जानकारी दूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं, कई डॉक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं हमारे साथ, या मैं उससे जुड़ा हुआ हूं साल भर से। डॉक्टर कोठारी हैं, डॉक्टर तरुण कुमार कोठारी हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, जो वायरस के ऊपर काफी डीप स्टडी है। उसके अलावा कपिल बजाज हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं, उनका भी काफी डीप स्टडी है। और इसके अलावा और बहुत सारे हैं, डॉक्टर विलास जगदले जी हैं, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं। और सबका मतलब रिसर्च का मौजू एक ही है, और सब इसी नतीजे पहुंचे हैं जो मैं कह रहा हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, दुनिया को गुलाम बनाने की तैयारी है, देश को गुलाम बनाने की तैयारी है। तो कोरोना वायरस क्या है, इस पे जरा सा मैं बात कर लेता हूं ताकि लोगों के अंदर डर दूर हो जाए। कोरोना वायरस कोई नई बीमारी, कोई नई महामारी नहीं है, इससे मौत नहीं हो सकती है। और इससे बचने जो तरीके बताए गए हैं सब मारने के लिए हैं। लॉकडाउन मारने के लिए, मास्क
मारने के लिए, सैनिटाइजर जो इस्तेमाल करते हैं हाथ में या पूरे बॉडी में कभी भी स्प्रे कर दिया जाता है, अगर 2-3 बार स्प्रे कर दिया जाए तो आदमी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। सैनिटाइजर मारने के लिए है। वेंटिलेटर का अभी तक का रिपोर्ट है कि 96% पेशेंट वहां से जिंदा वापस नहीं आते। और अगला जो प्रोग्राम है 5वां, वैक्सीनेशन, इलाज के बचने के नाम वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये तो समझ लीजिए मौत का समंदर है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। अब कहेंगे लॉकडाउन कैसे मारने के लिए है? आप अगर लॉकडाउन से बीमारी से बचा सकते हैं तो फिर इलेक्शन में सबकी भीड़ मौत की लाइन लग जानी थी। लॉकडाउन से अगर बीमारी से बचा सकते हैं तो आपका किसी आंदोलन में जो करोड़ों की तादाद है वहां लाश की भीड़ लग जानी थी। पता चला कि लॉकडाउन मारने के लिए नहीं है, बल्कि इससे नुकसान क्या होता है, लॉकडाउन से बचाने के लिए नहीं बल्कि इससे नुकसान क्या हो रहा है, लॉकडाउन से उल्टा लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। लाखों कंपनियां बंद हो गई, हजारों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, भुखमरी के शिकार हो गए लॉकडाउन की वजह से। और बार बार लॉकडाउन होने की वजह से लोग दहशत के शिकार हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग डर के शिकार हो गए, और डर एक खुद बीमारी की जड़ है। आदमी को लगातार डर के माहौल में रखा जाए तो वो ऐसे मर जाएगा। तो लॉकडाउन मारने के लिए, बचाने के नाम पे। दूसरा है मास्क से आप वायरस से नहीं बच सकते हैं। दुनिया में इतने किस्म के वायरस हैं। पहली बात तो वायरस के बारे में डॉक्टर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो पूरी जानकारी दे दें। आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो वायरस के बारे में पूरी जानकारी दे दें। ये जो वायरस है, हवा में लाखों करोड़ों किस्म के वायरस हैं, जिसमें के अंदर भी लाखों करोड़ों किस्म के वायरस हैं। वायरस नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा तो मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। ये एक चंद वायरस के बारे में जानकारी हासिल करके हमें डराया जा रहा है। तो कोरोना वायरस, जबकि कोरोना वायरस अभी कई एक्सपर्ट का कहना है कोरोना वायरस आज तक आइसोलेट नहीं हुआ, अब इसके नाम पर डर फैलाया जा रहा है, कोरोना वायरस। तो ये जो मास्क है, कोई मास्क आपका वायरस से नहीं बचा सकता। वायरस इतना बारीक होता है, नैनो पार्टिकल्स या उससे कहीं ज्यादा, वो आपके मुंह से, आंख से, नाक से, बाल से, स्किन से भी घुसता है। छिद्र जो होता है ना स्किन के अंदर, जो पसीना निकलता है, इससे वायरस घुसता है। तो आप मास्क से वायरस से नहीं बच सकते हैं। अच्छा, मास्क लगाने से नुकसान क्या होगा? मास्क लगाने से नुकसान ये होगा कि आप जो है आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे, और लगातार ऐसा रहेगा तो आपका हार्ट अटैक चांसेस बढ़ जाएगा। फिर अंदर जो जहरीली हवा छोड़ते हैं उसको दोबारा खींचेंगे मास्क में फंसे रहने की वजह से, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो मास्क जो है वायरस से बचाने के नाम पे भी मारने के लिए है। और कई हार्ट अटैक हो चुके हैं, कई केसेस हो चुके हैं, लगातार मास्क इस्तेमाल करने से कई केसेस हो चुके हैं। तीसरा है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का नुकसान क्या है? सैनिटाइजर में मौजूद अल्कोहल हाथ में लगाते ही पूरे बॉडी में फैल जाता है, और पूरे बॉडी में फैलने के बाद उसका नुकसान क्या पहुंचाता है? अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हर एक इंसान के अंदर जहरीला वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए, लड़ने के लिए जिस्म के अंदर एक पुलिस और फौज बैठा रखा है। और पुलिस और फौज का काम है इस जहरीला वायरस और बैक्टीरिया को अपने क्लच में लेना, अपने कंट्रोल में लेना, उसका असर खत्म करना। यानी कि अगर कोई वायरस या कोरोना वायरस ही जिसमें के अंदर दाखिल हो जाए और हमारा इम्यूनिटी पावर, जो जिसका नाम है डेंड्रिटिक सेल उसको पकड़ के कंट्रोल कर लेता है, तो आपका इम्यूनिटी का काम कर रहा है। वायरस मौजूद है लेकिन इम्यूनिटी काम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपका ईमानदारी के साथ टेस्ट हो कोरोना का ईमानदारी के साथ टेस्ट हो, ईमानदारी शर्त लगा रहा हूं, इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट ईमानदार नहीं है, 80% फॉल्स रिपोर्टिंग दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर कहीं ईमानदारी से टेस्ट हो और किसी बॉडी के अंदर कोरोना पॉजिटिव दिखाई दे ईमानदारी के साथ, तो उस आदमी को परेशान होने के बजाय खुश होना चाहिए। अब कहेंगे क्यों? मैं एक एग्जांपल देख समझाता हूं। वो ये कि हमारे भारत सरकार ने हमारे बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए 10 आर्मी खड़ा कर रखा है बॉर्डर पर। उस रास्ते से एक दुश्मन आर्मी इंटर करना चाहती है। जैसे दुश्मन आर्मी इंटर करना चाहती है तो हमारा 10 आर्मी जो खड़ा है वहां पर बॉर्डर पर, उसको पकड़ के गुलाम बना लेता है, कंट्रोल कर लिया, अब अपने कब्जे में ले लिया। अब वो कब्जे में लेने के बाद उस दुश्मन आर्मी से अपना काम करवा रहा है। आर्मी है दुश्मन का, काम हमारा करवा रहा है, यानी कि उसको क्लच में ले लिया है और हमसे भी ज्यादा काम करवा रहा है, चूंकि वो गुलाम बना हुआ है। फौज भी है, फौज का काम करा रहा है, गुलाम है, उसका नौकर का काम नहीं करा रहा है। तो हमारे जो 10 आर्मी है, 10 हमारे आर्मी कंट्रोल होने के बाद दुश्मन आर्मी उसको गुलाम बनाकर उससे काम करवा रहा है। और जब सर्वे रिपोर्ट आएगा तो सर्वे रिपोर्ट क्या बताएगा? एक दुश्मन आर्मी है, 10 इंडियन है, एक ही दुश्मन है, टोटल स्ट्रेंथ 11 है, लेकिन एक दुश्मन है आर्मी है और एक हमारा 10 इंडियन आर्मी है। वही चीज अंदर में है। इम्यूनिटी पावर जो अल्लाह ताला ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है,
जिसका काम है दुश्मन आर्मी यानी कि जहरीला वायरस बैक्टीरिया को क्लच में लेना, कंट्रोल में लेना, तो उसको कंट्रोल लेने के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, वो हमारा इम्यूनिटी काम करता है। अगर ईमानदारी के साथ किसी के अंदर टेस्ट हो, कोरोना पॉजिटिव आ जाए, तो उनको खुश होना चाहिए कि उसका इम्यूनिटी डेवलप हो गया। तो ये जो है आपका सैनिटाइजर क्या कर रहा है, वो अपने पुलिस और फौज खत्म कर रहा है। यानी अल्लाह ताला और ईश्वर का बनाया हुआ पुलिस और फौज जो जिस्म को सुरक्षा के लिए बैठा रखा है, पूरे जिस्म फैला हुआ है, वो सैनिटाइजर उसको खत्म कर रहा है, यानी आपका इम्यूनिटी कमजोर कर रहा है। चौथा, वेंटिलेटर का रिपोर्ट अभी तक मेरे पास है, डॉक्टर की रिपोर्ट है जो इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने कहना है, डॉक्टर विष्णुभाई चौधरी का भी रिपोर्ट है, डॉक्टर कोठारी साहब की रिपोर्ट है कि अभी तक वेंटिलेटर से 96% वापस पेशेंट वहां से नहीं आए जिंदा, और 4% जो पेशेंट वापस आते हैं वो जिंदा रहने के लायक नहीं होते, तो वो भी मारने के लिए है। और पांचवा जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम मौत का समंदर, ये कैसे वो समझना है। पहली बात समझ में आ गया होगा, वैक्सीन वायरस है नहीं, और है तो नुकसानदेह नहीं है, हम बिल्कुल सेहतमंद हैं। और वैक्सीन जब सेहतमंद है, वायरस का मसला नहीं है, तो फिर वैक्सीन की बात क्यों हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, वैक्सीन में गारंटी क्या है, क्या चीज है। तीसरी बात है, वैक्सीन के बारे में जो साल भर डॉक्टर बता रहे थे कि आने वाला है वैक्सीन, मौत का समंदर है, मरेंगे लोग, ऐसे होगा वैसे होगा, आज सामने आंखों से देखा जा रहा है कि वैक्सीन लेकर लोग मर रहे हैं। और वैक्सीन भी कई किस्म के हैं। वैक्सीन एक लॉटरी है। एक डॉक्टर साहब दिल्ली से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वैक्सीन एक लॉटरी है, किसको कौन सा वैक्सीन लगेगा कहना मुश्किल है। किसी के अंदर डीएनए बदलने वाला लग जाएगा, किसी के अंदर स्लो पॉइजन लग जाएगा, किसी के अंदर फास्ट पॉइजन लगेगा, तुरंत डेथ हो जाएगा, किसी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी है, न्यूट्रल भी है। तो जिसके अंदर न्यूट्रल वैक्सीन जाएगा, मान लीजिए 100 आदमी 50 आदमी न्यूट्रल लगा दिया, न्यूट्रल कहीं कोई असर नहीं हो रहा, और किसी के अंदर पॉइजनस लग गया, तो पॉइजनस लगने के बाद जो रिएक्शन होगा, वो अगर क्लेम करेंगे तो इनको न्यूट्रल वाले एग्जाम्पल बनाएंगे कि देखो भाई इनको तो लगा है, इनको बताया कहां कुछ हुआ। ये सब दज्जाली साजिश चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और वैक्सीन के अंदर क्या है, बहुत सारे डॉक्टर को नहीं पता, बहुत सारे नर्स को नहीं पता जो दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ब्रांड है, सो एंड सो वैक्सीन है, एक ही लेवल के एक ही ब्रांड का सब वैक्सीन है, वहां से आया है, हमारे सीनियर डॉक्टर को हुक्म है, वैक्सीन लग रहा है। तो वैक्सीन जो है मौत का समंदर है, यानी कि बीमारी से बचने के नाम पे सारे मारने के रास्ते हैं, मारने की तैयारी है, जबकि बीमारी कुछ है नहीं। अब यह सवाल पैदा होता है इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या चाहते हैं। इसके पीछे चाहते हैं एजेंडा 21 को कामयाब बनाना, यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म करना चाहते हैं, और बची हुई आदि को वैक्सीनेशन के जरिए से गुलाम बनाना चाहते हैं। वैक्सीनेशन के जरिए से कैसे, यानी कुछ वैक्सीन ऐसे है जिससे मौत तो नहीं होगी, लेकिन उसका डीएनए बदल जाएगा। तो डीएनए जब बदल जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के जरिए उसको कंट्रोल करेंगे। उसके अंदर माइक्रोचिप्स भी डाला जाएगा, उसकी तैयारी भी चल रही है। तो इस तरह से पूरी दुनिया को आधी आबादी खत्म करके और आधी आबादी को गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अब ये सवाल ये पैदा होता है, अगर ये बीमारी नहीं है तो लोग मर क्यों रहे हैं। मीडिया में रोज देख रहे हैं कि कोरोना वायरस मर रहे हैं, पिछले भी दिखाया है, पीछे भी दिखाया, पिछले साल भी दिखाया गया, अभी भी देख रहा है, अभी और बढ़ रहा है, और बड़े बड़े शहर में तो और बढ़ रहा है, कराची है, दिल्ली है, लखनऊ में देखा ग्लास लगी हुई में। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो न्यूज गलत है मैन स्ट्रीम मीडिया का, और सच्चाई यह है कि कुछ लोग कोरोना के नाम से मर भी रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है जो सच्चाई दिखाया जा रहा है। कोरोना के नाम से मौत हो रही है, मर किसी और बीमारी से रह रहे हैं, दिखा रहे हैं कोरोना से। इसको समझने के लिए अगर भारत सरकार का कानून समझेंगे, मई 2020 में पिछले साल एक कानून बना है, आईसीएमआर का कानून, जो भारत की सबसे ऊंची संस्था है मेडिकल की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वो कानून कहता है कि अगर कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर के कंसल्ट में आता है, तो डॉक्टर को सबसे पहले उसका कोरोना टेस्ट होना है, उसका कोरोना टेस्ट करना है डॉक्टर। और अगर एक बार में पॉजिटिव नहीं आया, 2 बार करना है, 2 बार नहीं आया 3 बार करना है, 4 बार करना है। चौथे बार अगर पॉजिटिव आ जाता है, 3 बार नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर उसमें कुछ डेथ हो जाती है, उसको पॉजिटिव कोरोना से डेथ दिखाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईसीएमआर का गाइडलाइन कर रहा है, और इसी गाइडलाइन के तहत मौतें बढ़ रही हैं, यानी कि बढ़ाया जा रहा है, और मौत भी हो रही है। कुछ मौत हकीकत में भी हो रही है, कई जगह ऐसा हुआ, हमारे बांका जिला में घटना घटी है, और कई जगह घटी इस तरह की। हमने सबको घटना को देखा और स्टडी किया, एनालिसिस किया, पता चला कि कुछ पेशेंट को जानबूझ के मारा जा रहा है इलाज के नाम पे। होता क्या है वो समझना जरूरी है। जैसे हमारे दिमाग पहले से बैठा हुआ है कोरोना 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 कोरोना, जब दिमाग बैठा हुआ है, अगर टेस्ट आ गया पॉजिटिव हो गया तो और ज्यादा एकदम जो है लगा कि हम बेहोश हो जाएंगे।
उठा के ले चलो जल्दी से डॉक्टर के पास, मैं बचूंगा नहीं। उठा के जैसे एडमिट करता है हॉस्पिटल में, तो वहां पर इलाज के नाम पे दवाई दिया जाता है। इलाज के नाम पे दवाई कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे दवाई सिलेक्शन हो रहा है, अंदर से ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया, सांस फूलने लगा। कहीं कहीं जो है इंजेक्शन दिया जाता है रेमडेसिविर, जिससे मौत हो रही है। कहीं कहीं जानबूझ के मारा जा रहा है। अगर बांका घटना देखेंगे तो इससे कह सकते हैं सीधा तौर पे जानबूझ के मारा जा रहा है। उसकी घटना मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। बांका जिले के एक बच्चा मदुराई में काम करता था। उनकी फैमिली से भी मिल सकते हैं अगर कोई तहकीक करना चाहे तो कैसे कैसे घटना घट रही है। वो मदुराई में काम करता था। जहां काम करता था वहां से उसके अलावा उसके साथ उन्होंने 6 बच्चे को उठाया, 7 बच्चे को उठा के एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, पॉजिटिव दिखा करके, कोरोना पॉजिटिव दिखाकर। एडमिट करते ही वहां पर इलाज के नाम पे इंजेक्शन लगाया, कोरोना इलाज के नाम पे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते 3 का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। बाकी जो 4 बचा उसमें से एक लड़का चला था, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, बांका जिले का। वो मोबाइल छुपा कर रखा, तो मैसेज कर दिया अपने जहां रहता था, काम करता था, अपने मालिक को। तो उन्होंने वो तुरंत दौड़े दौड़े आए गाड़ी लेकर के, पता करने लगे क्या हुआ। वहाँ हॉस्पिटल गेट पे आए तो उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया। कुछ वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो एक काम करो, कुछ नर्सेस हैं उससे मिलवा देता हूँ, उसको कुछ पैसा दे दो, आपके बच्चे की जान बच जाएगी, वरना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर लास्ट में वही करता, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कुछ पैसा दिया, और जब पैसा देने के बाद नर्स के पास डॉक्टर आया उस बच्चे के इंजेक्शन देने के लिए दोबारा, तो उस नर्स बोलती है कि इसको इंजेक्शन पड़ चुका है, दोबारा अब नहीं लगना है। ये इशारा था उसको बचाने का, पैसा लेके बचाया गया, और बाकी बच्चे को लगा, और उसमें धीरे धीरे एक एक करके सब आईसीयू में डाल करके उसको मार दिया गया। और ये जो बच्चा बचा, इसको रात में फिर ट्रांसफर दूसरे हॉस्पिटल में कर दिया गया। ये मैं खुद बांका जिले में देखा हूँ घटना, मुझे पता चला गार्जियन उस बच्चे के घर के जरिए से। तो इससे पता चलता है कि बहुत जगह जानबूझ के इलाज के नाम पे मारा भी जा रहा है, कोरोना के नाम पे। और कोरोना के नाम पे चूंकि मारना बहुत आसान है ऐसे लोगों को जो पहले से दिमाग बैठा हुआ है कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, चूंकि पहले से डरा हुआ है, और कोरोना पॉजिटिव आने वाला उठा के क्वारंटीन किया, क्वारंटीन में इलाज हो रहा है, इलाज उसको तो लग रहा है इलाज हो रहा है, लेकिन पता चला इंजेक्शन डाला जा रहा है वैसे। अब ये सवाल ये पैदा हो तो डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर भी कई तरह के हैं। कुछ डॉक्टर ऐसा है जो मजबूर है आईसीएमआर के गाइडलाइन मानने के लिए, भारत सरकार का मेडिकल संस्था है या भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसका गाइडलाइन मानने के लिए मजबूर है वो। अगर उसके गाइडलाइन नहीं मानेगा तो उसके लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी, उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा, उसका बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठा है प्राइवेट, वो बंद हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर वो है जो मौके का फायदा उठा रहा है। आपने देखा होगा मीडिया में सैकड़ों किडनी कारोबार करने वाला डॉक्टर पकड़ाया भी। ये तो पकड़ा गया तो पता चल गया, इस तरह से हजारों लाखों लोग हैं इस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स मौके का फायदा उठा रहे हैं। तीसरा डॉक्टर वो भी है जो जमीर फरोश नहीं है, वो अपने डॉक्टर भाई को समझाना चाहता है, भाई इंसानियत के साथ खिलवाड़ मत करो, ऐसा मत करो, वो समझाने की कोशिश करता है। तो सारे डॉक्टर्स जिंदा जमीर डॉक्टर की बात सुनने से पहले उस डॉक्टर्स को साजिश का शिकार बना देते हैं, ऐसे नर्सेस को साजिश का शिकार बना देते हैं, और मीडिया में दिखा दिया जाता है कि देखो भाई कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। ये भी चल रहा है। और चौथा डॉक्टर वो भी है जिसको सच्चाई पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है पर्दे के अंदर, उसका जो सीनियर डॉक्टर या बड़ा डॉक्टर जो बोला वो उसको फॉलो कर रहा है। तो डॉक्टर भी कई किस्म के हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी साजिशें चल रही पूरे वर्ल्ड लेवल पे या पूरी दुनिया लेवल, हमारे मुल्क सतह पे, और सारे लोग खामोश हैं, सभी लोग खामोश हैं, सभी कोरोना कर रहे हैं। हाँ, एक सवाल और बाकी रह गया, वो ये कि बड़े बड़े शहर में अभी क्यों मर रहे हैं कोरोना के नाम से? कहीं भीड़ में इलेक्शन में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, टिकरी बॉर्डर पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वहीं दिल्ली शहर के अंदर कोरोना से मर रहे हैं। तो सच्चाई है कोरोना से नहीं मर रहा है। अभी 5G टावर भी एक हथियार बनाया गया उसने, 5G टावर जगह जगह बड़े बड़े शहरों में 5G टावर लगाया, उससे रेडिएशन छोड़ते हैं। जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन छोड़ा जाएगा उससे है कि दिमाग चकराएगा, वोमिटिंग होगा, हार्ट अटैक होगा, उससे मौत भी हो सकती है हार्ट अटैक होकर के। मर रहे हैं 5G रेडिएशन से, इफेक्ट हो रहा है 5G रेडिएशन का, इचिंग भी हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है, कुछ लोगों को कैंसर की शिकायत आई है 5G रेडिएशन की वजह से। तो वो शिकायत 5G रेडिएशन की वजह से हो रहा है, और दिमाग में बैठा हुआ है कोरोना, तो हम समझ रहे हैं कोरोना हो गया, चलो भाई इलाज कराते हैं, इलाज कराने के दौरान मर रहे हैं लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है 5G रेडिएशन। तो अब ये सवाल पैदा होता है, इतनी बड़ी साजिश है तो हमें करना अब क्या है, इससे बचने की क्या सूरत हो सकती है? क्योंकि सारा पॉलिटिकल पार्टी खामोश है, सारा मीडिया काम कर रहा है उसके एजेंट का,
सारा बिजनेसमैन, सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संस्थाएं के लोग, और कोई बड़े लोग आने के लिए तैयार नहीं आ गए इसके खिलाफ। तो अब हमें करना वही होगा जो मैं कर रहा हूं। मैं आवाम को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं अपने तौर पे। जो भी मेरी बात सुने उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जानकारी और भी हासिल करें, इसके अलावा सच्चाई को जाने, आवाम को जागरूक करें। और ये मसला इंसानियत का है, न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये पूरे देश का मसला है। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, हमारा मंदिर भी बचेगा, हमारा मस्जिद भी बचेगा। लेकिन अगर हम गुलाम हो जाएंगे, साजिश के शिकार हो जाएंगे, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी बात ये, जो हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण का नफरत फैलाया जाता है, बीच बीच में सोसा छोड़ा जाता है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों होता है, कहां से होता है? चूंकि अचानक कोई बोल दिया क्या पागल है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको पैसे मिलते हैं विदेश से, उसको नफरत फैलाने के लिए पैसे मिलते हैं, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने के लिए पैसे मिलते हैं। इसकी बाकायदा मीटिंग शैतानी लॉबी द्वारा विदेश में होती है, ताकि आप उसमें उलझे रहें और सच्चाई को ना जान सकें। ये भी हमें समझना जरूरी है, और हमारे गैर मुस्लिम भाई को भी समझना जरूरी है कि धर्म और जाति के नाम पर हम कभी नहीं उलझेंगे। और हम अपने देश और समाज को बचाने की खातिर जो अभी मामला चल रहा है, इस सच्चाई को उजागर करने के लिए हम सब मिलकर के एक हो जाएं। 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में अगर 50% लोग भी अगर जाग गए तो दुश्मन की खैर नहीं है। और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा देश दोबारा फिर सोने की चिड़िया हो सकती है। सत्ता परिवर्तन की बात ना करके व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी होगी। सत्ता परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। किसी भी पार्टी का सरकार बने कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे विदेशी लॉबी के कंट्रोल में चल रहे हैं, सारे शैतानी लॉबी के कंट्रोल में है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि इनकी सरकार बदल के उनकी सरकार ले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह भी मामला चल रहा है, जहां बीजेपी की सरकार वहां भी मामला चल रहा है, जहां कांग्रेस का सरकार है वहां भी मामला चल रहा है, जहां दीगर सेकुलर पार्टी की सरकार है वहां वही मामला चल रहा है। कहीं कहीं तो सेकुलर पार्टी की सरकार में ज्यादा सख्ती से मामला चल रहा है, ये कोरोना लॉकडाउन का। तो हम इसकी बात ना करें सत्ता परिवर्तन की, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें एक आंदोलन चाहिए, बड़ा आंदोलन पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तभी हमारा देश बचेगा। और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे और हम सब आसानी के साथ सांस ले सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वस्सलाम।